ध्यान से देखो माय डियर, मैंने बोला है कि सेकेंड लॉ को एक्चुअल में जो मैं समझ रहा हूं, आपको याद होगा कि जब लुडविग बोल्ट्जमैन ने बोला कि अगर आपको एंट्रोपी को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 1906 में सर 1906 में बोल्ट्जमैन क्या कर लिए, बोल्ट्जमैन ने सुसाइड कर लिया। 1906 में बोल्ट्जमैन ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उनको यह नहीं पता था माय डियर कि एक साल पहले 1905 में आइंस्टाइन ने एक ब्राउनियन मोशन पे पेपर पब्लिश किया था जो आगे चल के प्रूफ किया कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो कुछ भी मैं कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग के लॉग डब्ल्यू, इतना देने के बाद मर गए थे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस इज इक्वल टू के और के को उनका नाम दिया गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर आज भी देखो, आप जाके गूगल कर सकते हो या आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू जो है ये बोल्ट्जमैन का जो कब्र है, ग्रेवयार्ड है जो बोल्ट्जमैन का, उनके कब्र पे अभी भी ये इक्वेशन लगाई गई है, एस इज इक्वल टू के ln या के लॉग डब्ल्यू। आई बात समझ में? यानी कि बोल्ट्जमैन ने बोला था अगर आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी को समझना है तो आपको स्टैटिस्टिकल यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना पड़ेगा। और यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बोला है कि दुनिया में सारे के सारे प्रोसेसेस नेचर को फॉलो करते हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि दुनिया में वो प्रोसेस वही पॉसिबल होगा जिसके अंदर टोटल एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया सर, जो सेकेंड लॉ है वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। सेकेंड लॉ हमारा क्या है? सेकेंड लॉ को हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल लॉ। सेकेंड लॉ को क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल लॉ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज 7 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 भी आ जाए, उसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि डोर को ओपन कर रहा हूं और सारी एयर आकर बैठ जा रही है एक कंडीशन में, ये कंडीशन है, तो माय डियर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एयर आके कोने में बैठ जाए। लेकिन हम एक बार में नहीं बता सकते। अगर मुझे जानना है कि एयर कोने में आके बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 1-2 लाख 1000 साल अगर आप जिंदा रह रहे हो और आप उस चीज को देखोगे, उस चीज को ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये कर पाओगे और आपको फील भी होगा कि ऐसा हो रहा है कि कभी एयर पूरे होमोजेनियसली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कभी एयर कोने में जाकर बैठ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको टोटल बताया एंट्रोपी में, उस पूरे एंट्रोपी को मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्या कि सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि कोई भी प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब उस प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम होगा। अब यानी कि दुनिया में वो प्रोसेस पॉसिबल है, यानी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में पॉसिबल जाना है, प्रोसेस होना है, ये मैं बता सकता हूं किसके हेल्प से? मैं एंट्रोपी के हेल्प से बता सकता हूं। क्लियर? दूसरा, हमने देखा कि एंट्रोपी को समझने के लिए हमें पहले एक मैथमेटिकली समझना पड़ेगा, और हमने निकाला कि ds इज इक्वल टू dq by t। लेकिन हमने ये भी देखा कि ds इज इक्वल टू dq by t दैट विल बी वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमने डिस्कस किया कि ds इज इक्वल टू dq by t प्लस समथिंग दैट विल बी वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और वो जो समथिंग था वो एंट्रोपी जनरेशन था, और एंट्रोपी जनरेशन जो था वो पाथ फंक्शन था, वो पाथ पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो अगर मुझे मतलब मैंने सारा इंक्लूड किया, फिर उसके बाद हमने फिजिकली समझा कि अगर मैं बात करूं एंट्रोपी का, तो सर किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी को, मुझे एब्सोल्यूट एंट्रोपी को समझना है तो मैं किस तरीके से समझ सकता हूं? एब्सोल्यूट एंट्रोपी को समझने का मतलब क्या है सर? कि मुझे समझना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, मुझे स्टैटिस्टिकल तरीके से समझना पड़ेगा एब्सोल्यूट एंट्रोपी को। और एब्सोल्यूट एंट्रोपी कंडीशन से हमने क्या देखा कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और मुझे कभी पूछता है, मुझे कभी बोलता है कि सर ये एंट्रोपी क्या है, तो मैं एंट्रोपी को बता सकता हूं कि सर एंट्रोपी सिंपल डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा, और उस एग्जांपल को लेने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ इसका कुछ टर्म्स देखेंगे, और टीएस डायग्राम क्या होता है, और एंट्रोपी चेंज मुझे निकालना है जनरली किस प्रोसेस के लिए, जो हमारे गेट में क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। यानी कि ये हमने डिस्कस किया समझने का पार्ट। अगर हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन जो आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके,
तो हमने डिस्कस किया कि अभी हम एंट्रोपी को एक और एग्जांपल से समझेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ इंटरव्यू में बच्चों से कि मान लो ये सिस्टम है और इस सिस्टम में कुछ कोई गैस है और बोल दिया कि बताओ एक बात बताओ कि जो गैस है ये जो गैस है अब इसमें जब स्टीयरर चल रहा है, अगर ये स्टीयरर है, जब स्टीयरर चलेगा इस पर वर्क करेगा तो इसके अंदर क्या होगा? सिंपल सी बात है, वर्क करने की वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। और मैं इसको इंसुलेटर मान लिया हूं, इंसुलेटेड है सपोज। इसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आपको याद हो तो। और अगर इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, अगर एडियाबैटिक है जो मैं ऐसा स्टीयरर चला रहा हूं, तो जब हीट इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ेगा। और जब मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस बढ़ेगा, यानी कि स्टीयरिंग करने से मैं बोल रहा हूं कि इस कंडीशन का एंट्रोपी बढ़ रहा है। और जब इस कंडीशन का एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप तो अपनी बात को गलत प्रूफ कर रहे हो। तो इसका मतलब तो कि आप अपनी बातों को तो वॉयलेट कर रहे हो। कैसे? आपने बोला था कि वर्क ट्रांसफर की वजह से कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होता, और आप यहाँ बोल रहे हो कि वर्क ट्रांसफर से एंट्रोपी चेंज होता है, तो वो कैसे हो रहा है? तो आप अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे कि सर मैंने अभी पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि जो एंट्रोपी चेंज होगा वो दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नली या इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल जो एंट्रोपी चेंज होगा वो हमेशा केवल हीट ट्रांसफर की वजह से होगा, और ये अगर इंसुलेटेड है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर मैं बोल रहा हूँ कि डीक्यू क्या है? जीरो। तो इसमें एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर जो होगा, एक्सटर्नल एंट्रोपी चेंज होगा वो जीरो होगा, लेकिन जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एंट्रोपी चेंज होता है, जो एंट्रोपी जनरेशन होता है सर, वो तो होगा। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब याद करो, जो एंट्रोपी जनरेशन होता था वो किसकी वजह से होता था? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। मतलब अगर मैं इसको स्टीयरिंग कर रहा हूँ तो स्टीयरिंग करने की वजह से क्या होगा सर? ध्यान से देखो, इसके अंदर जो गैसेज है उसको मैं जब स्टीयरिंग करूंगा तो स्टीयरर और गैस के बीच में फ्रिक्शन होगा, और जब स्टीयरर और गैस के बीच में फ्रिक्शन होगा सर, तो फ्रिक्शन यानी रबिंग एक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन होने की वजह से वो प्रोसेस क्या हो गया? इरिवर्सिबल हो गया। और इरिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबिलिटी यानी कि जो इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी आ रही है उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है। यानी इस कंडीशन में जो एंट्रोपी बढ़ रहा है सर, वो एक्चुअल में एक्सटर्नल यानी डीक्यू बाई टी वाला एंट्रोपी नहीं है, वो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी वाला एंट्रोपी है। आई बात समझ में? तो मैं यहां बोलूंगा कि इस कंडीशन में जो डीएस है वो क्या है? एंट्रोपी जनरेशन के बराबर है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो हमसे कभी कुछ पॉइंट्स और भी पूछ लेते हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कई बार और ये हर बार गेट में कंफर्म एक क्वेश्चन पूछता है कि एंट्रोपी चेंज पे एक क्वेश्चन कंफर्म गेट में पूछता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीएस डायग्राम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमें पता ही है और हमने एंट्रोपी को भी पढ़ लिया है। तो टीएस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है सर कि अगर ये टी है, ये एस है, और कोई भी प्रोसेस ले लो, अगर कोई भी प्रोसेस आप ले लेते हो, जैसे हमने पीवी में देखा था, तो इस प्रोसेस के लिए अगर मुझे डीक्यू निकालना है तो डीक्यू क्या होगा? डीक्यू विल बी योर टी इंटू डीएस। ये रिवर्सिबल के लिए होता है, यानी इस प्रोसेस में अगर मुझे निकालना है, अगर ये प्रोसेस है, ये क्या है? फर्स्ट लॉ सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं उसको एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दूं, ये पूरा जो एरिया है, और इस एरिया को मैं कुछ इस तरीके से मान लूं कि अगर मैं इसको एवरेज ऐसा मान लेता सर, ये टेम्परेचर होता, और ये हमारा क्या है? डीएस अगर है, इसको मैं यहाँ पे भर देता या फिल कर देता, तो मैं इस रेक्टेंगल का एरिया यानी कि जो dq इज इक्वल टू टीडीएस माना, इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस का एरिया, लेकिन कब? प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस, प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस। यानी अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है और उस प्रोसेस को अगर मैं एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देता हूं, और प्रोजेक्ट करने के बाद जो एरिया आएगा वही हमारा हीट ट्रांसफर के बराबर होगा।
आई बस समझ में। तो मुझे कभी डीक्यू निकालने को बोलता है किसी भी प्रोसेस के लिए, मुझे जैसे हमने देखा था वहां पे वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए कोई भी प्रोसेस दिया था तो मैं क्या करता था, उस प्रोसेस को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद जो एरिया आया वही मैंने बोला कि उसका वर्क ट्रांसफर होगा। सिमिलरली टीएस डायग्राम में अगर मुझे कोई भी प्रोसेस देता है तो उस प्रोसेस को अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा एंट्रोपी एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन के बाद जो एरिया आया उसी को एरिया को हम बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर है। यानी कि जो वर्क ट्रांसफर मैंने पीवी डायग्राम पे एरिया निकाला था, ये हीट ट्रांसफर हमारा टीएस डायग्राम पे एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, मुझे टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है कौन सा, कार्नोट साइकिल। तो अगर मुझे टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है कार्नोट साइकिल तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता था, हमने देखा था कार्नोट साइकिल पे, हमने जो कार्नोट साइकिल बनाया था वो पीवी डायग्राम बनाया था, क्योंकि हमें इनिशियली केवल पीवी डायग्राम पता था सर। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, तो अगर मैं टीएस डायग्राम पे कार्नोट साइकिल बनाऊं तो मुझे पता है सर कि टीएस डायग्राम में 4 प्रोसेस होते थे। पहला होता था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये टी है, ये एस है, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, क्या कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी। इसका मतलब क्या था सर कि अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई होगा यानी कि dq सप्लाई होगा, जब dq सप्लाई करोगे तो वहां पे s क्या होगा, बढ़ेगा, और dq यानी कि हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, s कम होगा, और अगर dq ही 0 होगा तो क्या होगा, s कांस्टेंट होगा। ये हमने रिवर्सल कंडीशन में लिखा हुआ है। और हमने ये देखा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कार्नोट साइकिल का मतलब क्या होता है, ऐसा साइकिल जिसमें सारे के सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होते हैं। तो अगर मैं 1 से 2 बनाता हूं, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस, हमारा आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एस बढ़ रहा है ना, एस बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन, और अगर एस कांस्टेंट यानी कि dq 0, एडियाबैटिक का मतलब dq 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कांस्टेंट, यानी कि 2 से 3 मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर 3 to 4 क्या हो जाएगा हमारा, 3 to 4 विल बी योर सिमिलर, क्या हो जाएगा 3 to 4, अब एस कम हो रहा है मतलब रिजेक्शन, यानी कि 3 to 4 विल बी योर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एंड अगेन 4 to 1 विल बी योर एडियाबैटिक कंप्रेशन, तभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि मैं जो मेरा चारों डायग्राम मैंने पीवी डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा कुछ इस तरीके से मैंने पीवी डायग्राम बनाया था, कुछ पीवी डायग्राम की हमने अगर बात किया था तो कुछ इस तरीके से पीवी डायग्राम था हमारा, पहला आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक 2 to 3, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, कुछ इस तरीके से प्रोसेस था। तो इसी को मैंने अगर टीएस डायग्राम बनाऊं तो मैं यहां से इस तरीके से बना सकता हूं। अब मुझे अगर ध्यान से देखो, यहां बोलता है कि टोटल हीट ट्रांसफर बताओ, तो पूरे का इनक्लोज्ड एरिया भी अगर मैं निकाल लूं, अगर ये पूरा इनक्लोज्ड एरिया में निकाल लेता हूं सर, तो मैं पूरा इनक्लोज्ड एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल हीट ट्रांसफर फॉर दिस साइकिल। और यहाँ पूरे इनक्लोज्ड एरिया को मैं अगर निकालूं तो इसको क्या बोल सकता हूँ, टोटल वर्क ट्रांसफर। और ये साइकिल है तो साइकिल के लिए टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। यानी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन देता है और किसी भी क्वेश्चन में साइकिल दे दिया, वो भले ही टीएस डायग्राम हो या पीवी डायग्राम हो, तो मैं बोलूंगा कि फॉर साइकिल द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड रीजन विल बी आइदर हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई भी चीज बोलता है तो मैं उसको बता सकता हूं कि एरिया जो होगा या तो हीट ट्रांसफर लेना चाहो तो ले सकते हो या फिर वर्क ट्रांसफर ले सकते हो। क्यों, क्योंकि फॉर साइकिल दोनों के दोनों साइकिल के लिए दोनों हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी हमने डिस्कस कर लिया पूरा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, अब एक चीज देखना है मुझे कि अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं और उसमें मैं बात कर रहा हूं फॉर अ प्रोसेस, तो मुझे पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किसके लिए, प्रोसेस के लिए, वो क्या है सर, वो है हमारा dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये कब वैलिड है, अगर हमसे कोई पूछता है, देखो ध्यान से, du लिखने का मतलब क्या है, इफ
change in kinetic and change in potential energy is 0। एक तो ये कंडीशन है। पीडीवी कब बोला? पीडीवी बोलने का मतलब है अगर हमारा जो है रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस, तभी मैं लिख सकता हूं वर्क ट्रांसफर इक्वल टू पीडीवी। ठीक है। और मुझे एक चीज और पता है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस की बात करता हूं सर, प्रोसेस की बात करता हूं, तो मैं बोलूंगा कि dq इज इक्वल टू TdS। ये भी किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। और यहां से अगर मैं dq इज इक्वल टू TS लेता हूं और दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं तो dq की जगह पे मैं TdS लिख सकता हूं, यानी कि आफ्टर कंबाइनिंग वी कैन राइट TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं बोलूंगा कि अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस। क्यों? ये इक्वेशन सभी प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में सारे के सारे जो टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं उसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? प्रॉपर्टीज। मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा इक्वेशन है वो सभी के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं ऑल आर प्रॉपर्टीज, ऑल आर प्रॉपर्टीज। और अगर ये प्रॉपर्टीज है सर तो मैं बोलूंगा कि सभी के लिए वैलिड होगा, या तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि dq इज इक्वल टू du प्लस pdv और dq इज इक्वल टू TdS दोनों कंबाइन करने से मुझे पता चला TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv। और मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो मेरा इक्वेशन होगा वो सभी के लिए वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है ये सभी के लिए वैलिड होने वाला है। क्यों सभी के लिए वैलिड होने वाला है? क्योंकि इसके सारे के सारे जो टर्म्स है वो प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज इसलिए सभी के लिए वैलिड। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें फिर से एक और इक्वेशन हमें पता है, अगर मैं सिंपल में बात करता हूं सर कि H इज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, हमें पता है। अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं बोलता हूं कि DH निकालें तो DH क्या होगा? DU प्लस PdV प्लस VdP, तय हमें। अब ध्यान से देखो, ये DU प्लस PdV क्या है? ये DQ है, हमने निकाला था DQ ऑलरेडी। DQ प्लस VdP, ये कैपिटल V ले रहा हूं, और ये हमारा क्या हुआ? DH। अगर मैं DQ को इधर ले लूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? या DQ को ले लूं, इसको VdP को ले लूं तो DQ इज इक्वल टू DH माइनस VdP, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? DQ इज इक्वल टू TdS। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को मिलाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं दोनों इक्वेशन को मिलाता हूं सर तो मैं फिर से सेम चीज बोलने वाला हूं। वो क्या बोलने वाला हूं कि DQ की जगह पे TdS लिख दो, तो मैं बोलने वाला हूं सर इसको कि यहाँ पे हो जाएगा कि TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। यानी अगेन इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो सभी के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं, यानी कि TdS है, DH है, VdP, सारे के सारे टर्म्स में जो है क्वांटिटी वो क्या है? प्रॉपर्टीज है। यानी इन शॉर्ट वी कैन से किसी भी इक्वेशन में अगर सारी प्रॉपर्टीज हैं तो वो इक्वेशन सभी के लिए वैलिड होगा। ओके फाइन। तो अभी तक हमने ये सब सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि जो हमने टीएस डायग्राम डिस्कस किया, और टीएस डायग्राम डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा हीट ट्रांसफर निकालना है वो किसी भी कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं हीट ट्रांसफर। बस मुझे क्या करना, अगर मुझे प्रोसेस पता है तो उस प्रोसेस को एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है, और जो उसका एरिया आया वही एरिया हमारा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मान लो हमें कुछ बोल दिया कि सर एक बात बताओ, हमने जो भी प्रोसेसेस पढ़े थे, अगर मैं टीएस डायग्राम बनाने की बात करता हूं तो मुझे बोलता है कि सर एक बात बताओ, अगर ये टीएस डायग्राम है, ठीक है, अगर ये टीएस डायग्राम है और मैं अगर यहां आपसे बोलता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ, तो मैं बोलूंगा ठीक है आइसोथर्मल तो वैसे बता सकता हूं। ये प्रोसेस है सर, देखो ये ऐसा, देखो ये क्या होगा? ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अगर मुझे बोलता है सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बताओ, तो मैं बता सकता हूं या तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। ऊपर जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो बोलूंगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो इसको मैं बोलूंगा क्या? आइसेंट्रोपिक। यानी अगर रिवर्सिबल ले रहा हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एडियाबैटिक। और हमने देखा था जनरली 4 टाइप का प्रोसेस देखा था, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। लेकिन अगर हमें बोलता है कि सर एक बात बताओ, मुझे ये सब नहीं पता ना, मुझे बताओ कि इस टीएस डायग्राम में आप किस प्रोसेस को, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे बोलोगे
और आइसोबारिक प्रोसेस कैसे बनाओगे। तो दोनों प्रोसेस को बनाने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए, अगर मुझे दो प्रोसेस दे दिया, मान लो एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, और मुझे बोला कि बताओ कौन सा आइसोबारिक है और कौन सा आइसोकोरिक है, यानी कि आइसोबारिक और आइसोकोरिक में एक चीज पता है कि टी और एस कांस्टेंट नहीं होने वाला, यानी कि दूसरा ही फॉलो करेगा, वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जैसे तो होने वाला नहीं है। अब मुझे दोनों दे दिया और बोला कि कौन सा आइसोबारिक है कौन सा आइसोकोरिक है बताओ, तो उसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप पता होना चाहिए। जैसे याद करो हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए स्लोप निकाला था, उस तरीके से मुझे यहाँ पे भी स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर ये टीएस डायग्राम है तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा सर, ये स्लोप इज इक्वल टू dt अपॉन ds हो जाएगा। अब स्लोप कैसे निकालें, स्लोप मुझे निकालना है तो क्या करें, अब मैं लिखता हूं पहला प्रोसेस ले लिया, मान लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ले रहा हूं तो मैं देखना कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें dt भी आएगा और ds भी आएगा। और अब दूसरा लेता हूं अगर आइसोकोरिक यानी आइसोकोरिक लेता हूं तो भी मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा इक्वेशन है जिसमें dt अपॉन ds आएगा। तो ध्यान दो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv, ये हमने देखा था, ठीक है सर। और ध्यान से देखो अगर मैं सिंपल रिवर्सिबल साइकिल आइडियल गैस की बात करूं तो du क्या हो जाएगा, du विल बी और cvdt, ठीक है ना। इसको मैं mcvt नहीं ले रहा हूं, mcvt लेने का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी। ये du लिया हूं तो du का मतलब अगर मैं इसको स्मॉल ले रहा हूं, du का मतलब स्मॉल है, स्मॉल का मतलब ये भी स्मॉल है और फिर ये भी स्मॉल होगा। अगर s कैपिटल है तो u कैपिटल है, v कैपिटल है, अगर s स्मॉल है तो u स्मॉल है और v स्मॉल है, याद रखो हमेशा, ठीक है। तो अगर TDS इज इक्वल टू स्मॉल s की बात कर रहा हूं तो TDS इज इक्वल टू cv dt प्लस pdv बोल सकता हूं। और मुझे पता है अगर मैं बात करता हूं कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्लोप निकालो, फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक बोलो या आइसोमेट्रिक बोलो, आइसोमेट्रिक बोलो या आइसोकोरिक बोलो, क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि TDS इज इक्वल टू CV dt। और मुझे निकालना है dt अपॉन ds, तो ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे ds को नीचे ले गया तो क्या बोलूंगा कि यहाँ पे सर dt अपॉन ds दैट विल बी इक्वल टू t अपॉन CV। इक्वेशन ये चाहो तो इसको स्लोप, यही हमारा क्या हुआ, स्लोप ऑफ इसको मैं बोलूंगा आइसोमेट्रिक प्रोसेस। सेम अगर मुझे निकालना है सर, ध्यान से देखो, सेम मुझे अगर निकालना है, सेम निकालना है किसके लिए, दूसरा प्रोसेस में दे रहा हूं, दूसरा प्रोसेस में यहीं पे लिख दे रहा हूं, दूसरा प्रोसेस में निकाल रहा हूं किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए निकालना चाह रहा हूं तो भी मुझे ये निकालना है। और थोड़ी देर पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, फिर वही सेम चीज बोल रहा हूं, अगर स्मॉल s ले आऊं तो स्मॉल h स्मॉल v ले रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब DH को मैं लिख सकता हूं CPDT माइनस VDP। अब अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, जो प्रेशर कांस्टेंट है सर तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि TDS इज इक्वल टू CPDT। और अगर इसको ds को नीचे ले गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि dt अपॉन ds अगर बात करूं तो ये क्या होगा, t अपॉन cp। ये किसके लिए, ये हमारा हुआ आइसोबारिक के लिए, यानी कि आइसोबारिक का जो स्लोप होगा वो t अपॉन cp होगा, और जो आइसोमेट्रिक का स्लोप है, आइसोकोरिक का स्लोप है वो t अपॉन cv है। और ध्यान दो दोनों में t ऊपर जो है वो केल्विन में वो सेम है। अगर cp और cv में देखिए तो हमें पता है क्या कि cp ग्रेटर देन cv, जो cp होता है वो cv से बड़ा होता है, तो जब cp यानी कि जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि dt अपॉन ds किसका, आइसोबारिक, दैट विल बी दैट, यानी कि आइसोबारिक अगर मैं लेता हूं cp बड़ा है तो ये लेस हो जाएगा क्योंकि cp है ना, दैट विल बी लेस देन dt अपॉन ds, किसके लिए, आइसोमेट्रिक के लिए। यानी कि मैं बोलूंगा कि स्लोप ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। यानी अगर मुझे दोनों का स्लोप पूछे तो मैं सिंपल दोनों का एंगल निकाल दूंगा, और एंगल से मुझे पता चला कि ये जो एंगल है वो ज्यादा है, यानी कि ये जो ज्यादा है यानी कि वो कौन सा प्रोसेस होगा, ये बोलूंगा कि आइसोमेट्रिक मतलब आइसोकोरिक। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोसेस है सर, और ये जो प्रोसेस है ये कौन सा होगा, ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होगा। यानी अगर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, स्लोप निकालने वाला हूँ। और जिस प्रोसेस का स्लोप कम होगा
उसको बोलूंगा आइसोबारिक, और जिस प्रोसेस का स्कोप ज्यादा होगा उसको बोलूंगा आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक। ओके।